Hello everyone, today we are going to talk about the National Commission for Homeopathy Bill. इस बिल के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है, स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि वो वीडियो को पूरा देखें। अगर डॉक्टर्स है या कॉलेज के प्रोफेसर्स है, आप लोग एंड का जो पोर्शन है वो देख सकते हैं। टाइमिंग मैंने यहाँ पे दे दी है। मतलब बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है, तो इस बारे में हम अभी बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। एडमिशन से लेकर एग्जिट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन से लेकर जॉब तक। सबसे पहली बात, आपके कॉलेज में होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन की बात करते हैं। नीट एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक ओवरऑल पैकेज बन गया है। आपको एम्स में भी उसी में एडमिशन मिलेगी, एमबीबीएस में मतलब नॉर्मल कॉलेज में उसी में उससे एडमिशन मिलेगी, और अब होम्योपैथी में आयुर्वेदा में भी उसी से आपको एडमिशन मिलेगी। तो इसकी वजह ये है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो तो अच्छा रहता है। मतलब ज़्यादा वो कन्फ्यूजन नहीं, ये भी टेस्ट देना ये भी टेस्ट देना, एक ही टेस्ट होगा, कंबाइंड टेस्ट होगा, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। नीट देना इज़ कंपल्सरी, बिना नीट के एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा। और उसके बाद अगर नीट से आपकी मतलब सारी सीट्स नहीं भरती है, तो अगर कोई स्टेट अपना अलग से एग्ज़ाम जो कंडक्ट करती है, फिर उस बेसिस पे वो आगे आपके भर सकते हैं सीट्स। उसके बाद आप कॉलेज में आगे आपने 4 साल पढ़ाई कर ली। अब आपको 4 साल पढ़ाई ऐसी करनी है कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा वो भूल गया, सेकंड ईयर में पढ़ा वो भुला दिया, और सिर्फ ये अपना होम्योपैथी से रिलेटेड चीज़ें ही याद रखी, या मतलब ऐसा नहीं करना है कि अभी पढ़ा भूल गए, एग्ज़ाम देने के बाद भूल गए, और उसका मतलब ये सोचा कि आगे इसकी शायद कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ये बेवकूफ़ी है सोचने की। तो इसके बाद जब आप एग्जिट करोगे तो होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। एक शॉकिंग न्यूज़ है, सबके लिए नहीं है। इस बिल में लिखा हुआ है कि आज से 3 साल बाद ये लागू होंगी चीज़ें। मतलब कि अगर आपका जो नेक्स्ट है, आज से 3, नीट के बेसिस पे तो अभी भी एडमिशन हो रही है, पर जो आपका जो एग्जिट टेस्ट है वो आपका 3 साल बाद लागू होगा। मतलब कि अभी के जो 2-3 बैचेस हैं वो निकल जाएंगे, और जो 2017 का बैच बीच में लटक गया है, क्योंकि अगर एनालिसिस देखें तो सितंबर में भी ये लागू हुआ और सितंबर तक शायद डिग्री मिल जाएगी, पर कोविड की वजह से पोस्टपोन हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है, तो 2017 के बैच को भी देना पड़ सकता है टेस्ट। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं वो बच जाए, मतलब छू के निकल जाए शायद। पर अगर हुआ तो फिर सबसे पहला टेस्ट फिर उन्हीं का होगा, एग्जिट टेस्ट सबसे पहला वही देंगे। अदरवाइज 2018 के बैच को तो कंपलसरी है, उसके बाद के बैचेस को तो सबको कंपलसरी ही है देना। इसके बाद हम कॉलेज से निकल गए, हमें लाइसेंस मिल गया है, और लाइसेंस मिलने के बाद अब हम जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन अब एक तरह से मतलब आपको बहुत ज़रूरी कर दिया गया है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बिना आप टीचर नहीं बन सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, पर आप अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी ही पड़ेगी। और इसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वैसे एग्ज़ाम्स होते ही हैं, जैसे आपको मटीरिया में करने हैं या ऑर्गेनन में करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपके अपने सब्जेक्ट वाइज वो एग्ज़ाम्स होते हैं। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी आपको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा, वो फिर डिपेंड करता है इस बेसिस पे आपको वो लेते हैं। फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल गई, उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, अब आपको जाना है टीचिंग लाइन में। उसके लिए एक और एग्ज़ाम है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग के लिए, और एग्ज़ाम है, इसका नाम है NTET, नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसा कुछ है। और इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लाइक जैसे कमीशन होता है ना, जैसे हम BSc करते हैं, B.Ed करते हैं, फिर हम टेट देते हैं, फिर कमीशन देते हैं, और फिर PI होता है, और फिर आपका जो जॉब लगती है, तो वैसा ही ये कमीशन टाइप ही है। इतने एग्ज़ाम्स हैं आपके, इतना ही है आपका पैकेज, पर ये जितना है ये बहुत भयंकर है। और इसका मकसद क्या है बिल का? इसका मकसद ये है कि सिर्फ जो क्वालिटी
प्रैक्टिशनर्स हैं या क्वालिटी टीचर्स हैं उन्हीं को रखा जाए। ऐसा नहीं कि ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी आके उठ के चला जाए, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती है, पर ऐसा होता है कि चल आसानी से एडमिशन मिल गई, आसानी से लाइसेंस मिल गया, मज़े से प्रैक्टिस कर लो। या चलो टीचिंग में उतना ज़्यादा ऐसे लोग नहीं जाते हैं, टीचिंग में वही लोग जाते हैं जिनको थोड़ा नॉलेज होता है थोड़ा बहुत। पर अब ऐसा मतलब बिल्कुल ही बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। 1-2 साल तो शायद इजी ही रहेगा एग्जिट टेस्ट, क्योंकि शुरुआत हुई है अभी, तो उसमें इजी ही रखेंगे शायद, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद एग्ज़ाम्स की बात ख़त्म होती है, बोर्ड्स की बात करते हैं। कॉलेज के लिए और डॉक्टर्स के लिए ये चीज़ ज़रूरी है जानने के लिए। एक होम्योपैथिक एजुकेशन बोर्ड बनेगा अलग से, जैसे आपका होता है ना स्टेट बोर्ड है, जैसे एचपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, वैसे होम्योपैथी के लिए अलग बोर्ड बनेगा एक। और इसमें कॉलेज के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी और आपकी जो डिग्री है उसको रिकॉग्निशन मिलेगी। जैसे हम बोलते हैं कि जी हम सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आए, हम बोलते हैं हम आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आए, वैसे आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा एक होम्योपैथिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, अलग से आपकी डिग्री में अलग से आपको रिकॉग्निशन मिलेगी इस चीज़ की। और दूसरा है आपका मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड। ये कॉलेज वालों के लिए थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये लोग आपको देखेंगे कि जो आपकी होम्योपैथिक एजुकेशन बोर्ड ने गाइडलाइंस दी है उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो ढंग से कि नहीं। और उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो आपके कॉलेज को मतलब बंद भी कर सकते हैं, और उनके पास ये भी अथॉरिटी है कि अगर आपको नया कॉलेज खोलना है तो वो खोल भी सकते हैं। उनके पास ये थोड़ी बहुत अथॉरिटीज़ है, वो आपके कॉलेज में फ़ाइन लगा सकते हैं। उनके पास ये भी अथॉरिटी है कि वो अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हैं काम जो आपकी गाइडलाइंस में दिया गया है तो आपके फ़ाइन लग सकता है। वो डिपेंड करता है आगे क्या रूल्स बनते हैं। और ये जो टेस्ट है, ये जो एग्ज़िट टेस्ट तो मैंने बता दिया कि 3 साल बाद होगा, पर पीजी का टेस्ट अभी हो रहा है। और शायद ये जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये भी शायद 3 साल बाद तक हो। और जो काउंसलिंग बैठेगी थोड़ा, ये 3 साल बाद तक ही सब कुछ मतलब फिट होगा, ठीक है। लास्ट बोर्ड है बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन। थोड़ा आम भाषा में समझो कि एक रजिस्टर है मान लो, और उसमें उस हर एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर का डाटा होगा जो पास आउट होगा एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज में। हर एक उस बंदे का डाटा होगा जिसने वो टेस्ट क्वालिफाई किया होगा और जिसके पास लाइसेंस होगा। तो जिसका नाम उस रजिस्टर में है वही पूरे इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है, बाकी लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। मेरे व्यू की बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है ये बिल कैसा है। मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा ये बिल। मुझे एक वो लगा कि लास्ट में पीजी के बाद जो कमीशन है वो शायद ना होता तो ठीक रहता, क्योंकि हम पीजी के लिए एंट्रेंस भी दे रहे हैं और फिर एग्जिट भी, थोड़ा वो गड़बड़ाहट सी लगी मुझे वहाँ पे। पर ठीक है, आप में एबिलिटी है तो आप वो भी क्वालिफाई कर जाओगे और आप जॉब मिलने के अच्छे चांसेस हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द NCH बिल। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक इस पे किसी ने भी वीडियो बनाई है इंडिया में। तो अगर कोई कंफ्यूजन है DM ऑन इंस्टाग्राम, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं विद प्रूफ। मैंने फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं आपको कि मैंने ये कहाँ से डाटा लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ।